Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, सेशन नंबर 20, yes. और हर 10वां मल्टीपल 10 के बाद 20, 20, 30 एंड सो ऑन सो फोर्थ आपको मैंने पहले ही बताया हुआ विल बी अ चैलेंज. यस, ये एक चुनौती होगी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है इसी कमेंट सेक्शन में. और ये तुम्हें एग्जैक्टली बता देगा वेयर डू यू स्टार्ट. तो ये सेशन लंबा होने वाला है, राइट, बाय ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन दिस में गो फॉर एन आवर और मोर, राइट. तो उस हिसाब से पानी वानी पी लो, ओके, चाय वाय पी लो. लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, वैसे रिक्वेस्ट का है कि इंस्ट्रक्शन है, राइट, कि जब भी ये सेशन देख रहे हो, ओके, क्योंकि लाइव तो है नहीं, जब भी देख रहे हो तो कंटिन्यूएशन में देखना, ओके. मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. आमतौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स यही गड़बड़ करते हैं. वो ना ऐसे लगता है जैसे कॉफी डेट पर गए हुए. उन्होंने हाँ सर, उनसे थोड़ी देर बात की, ओके, 2 गाने गाए और निकल लिए. सॉरी, एग्जाम को पास करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए तुम्हें एक डीप वर्क करना चाहिए. दैट्स अ वेरी नाइस बुक कॉल्ड एज डीप वर्क. उसको पढ़ना. जब आप डीप वर्क करते हो, जब आप कम से कम 1 घंटा डालते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन के वो पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो आमतौर पर हमारे कभी टच ही नहीं होते. तो ऊपर ऊपर से पढ़ाई होती है. तो जब मैजिक देखना है, जादू देखना है, जादू दिमाग का तब दिखता है जब तुम कम से कम 1 घंटा बैठ जाओ. सो वॉच दिस एंटायर वीडियो. फुर्सत से देखो, कोई जल्दी नहीं, ओके, लाइव तो है नहीं, राइट. लेकिन जब भी देखो पूरा देखना, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द, मेरी तरफ से राय है, ओके. जो मान गया वो आईएएस, जो नहीं हुआ वो एस्पिरेंट, कोई बात नहीं, नेवर माइंड. सो ये एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है, जैसे तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया. हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट्स, ये सबके काम आती है. लेकिन ये खासकर उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स है, क्योंकि वो बेचारों को कोई पढ़ाता नहीं था, ओके. पढ़ाते थे लेकिन टाइम पास ज्यादा होता था, राइट. शेरो शायरी ज्यादा हो रही है, टाइम पास ज्यादा हो रहा है, उल्टा सीधा जो मर्जी पढ़ा रहे हो, ओके. लेकिन यहां पर नहीं होगा. यहां पर कोर टीचिंग हो रही है, एंड एब्सोल्युटली आई मीन ब्लडी बिजनेस, नथिंग एल्स. मेरा सिर्फ पॉइंट यहां पर है कि तुम्हें ये एग्जाम क्रैक करनी है, और मेरा कोई इरादा नहीं है. Simple, right? So we are here for some work. Let's finish this work right now. So ये है मेरा कोड SIDLIVE, SIDLIVE, ओके. अगर आप मेरे टीम का पार्ट बनना चाहते हो, प्लीज इस कोड को यूज कीजिए, SIDLIVE. So अनअकैडमी के आप इस कोड पर, इस टाइम पर ये जो कोड आपको दिख रहा है, अपना चाहे तो पॉज कर लो, ओके. इस कोड को स्कैन कर लो, यू बी एबल टू कनेक्ट, गो टू दैट अनअकैडमी वेबसाइट. वहां पर सिर्फ आपने रेफरल कोड SIDLIVE यूज करना है. और आपको इस टाइम पर एक बड़ा ही मैसिव ऑफर अवेलेबल है. 24,999 में आपको पूरा का पूरा 15 महीने का कोर्स मिल जाएगा. 24,999. नाउ दिस इज अ सिंपल वे ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. ये मेरा कोड है. अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल, राइट, ये ऑफर है 24,999 पर. 24,999 पे मुझे ये कोर्स आपको 15 महीने का मिल रहा है. डू यू रियलाइज दिस? कितने इंपॉर्टेंट सारे कोर्सेज मिले, सारे अभी अभी स्टार्ट हो रहे हैं. जस्ट यूज द कोड SIDLIVE एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी. दिस इज द लार्जेस्ट टीम ऑन अनअकैडमी. साथ में मुझे इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आप सबसे पूछना है, ओके. सवाल आपके स्क्रीन पर है. ऐसा मेरा विचार बन रहा है, क्या आप चाहते हैं कि मैं YouTube पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एम लक्ष्मीकांत का जो 7वां एडिशन है, द 7th एडिशन है, वो पूरा का पूरा पढ़ा दूं, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, सारे एमसीक्यूज. या डू यू वांट मी टू टीच लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन YouTube? ऐसा पहले भी मैंने बनाया हुआ है. तो ये जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तब मैंने लक्ष्मीकांत सीरीज बनाई थी. ये 7th एडिशन नहीं थी, वो 5th एडिशन थी. मैंने 5वीं एडिशन को पूरा का पूरा पेज बाय पेज, इट वाज, आई थिंक ये यूट्यूब पर अनअकैडमी में भी शायद द हाईएस्ट ग्रॉसिंग, सबसे ज्यादा व्यूज इसी के ही है. 6.3 मिलियन व्यूज है, राइट. 2 साल या काफी साल हो गए अब तो इसकी पूरी सीरीज बन गई. अगर आप चाहते हो, ओके, और ये सिर्फ आपके एक से नहीं होगा, बिकॉज इसमें बहुत हार्डवर्क लगता है. इट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ कमिटमेंट. मैं तुम्हारा यस तब मानूंगा जब मुझे कम से कम 10,000 टोटल मिलाकर यस मिलेंगे इन द नेक्स्ट 5 डेज. मैं अगले 5 दिन का इंतजार करूंगा. तब तक जैसे चल रही है ये सीरीज चलती रहेगी. अगर मुझे 10,000 यस आ गए कि यस वी वांट, राइट, तो मैं समझ जाऊंगा कि हां, लोगों को सही मायनों में इसकी रिक्वायरमेंट है. क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट के, अगर तुम ऐसे टाइम पास करके जिस तरह से पढ़ रहे हो वैसा पढ़ना चाहते हो, फिर तो मैं ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता. लेकिन आप सही मायनों में चाहते हो कि 7th एडिशन को मैं इस तरह से पढ़ाऊं, मुझे 10,000 कमेंट्स यस में मिल रहे, तो अपने दोस्तों से पूछ लो क्या वो चाहते हैं
अपने दुश्मनों से भी पूछ लो, क्या वो चाहते हैं अगर मुझे 10,000 कमेंट्स टोटल होंगे और मेरी टीम गिनेगी, अनअकैडमी में टीम गिनेगी, 10,000 कमेंट्स टच होते ही हम ये लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, इसी सीरीज का पार्ट बना के। उसमें भी मैं करंट अफेयर्स भी ऐड करूंगा, उसी में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, एमसीक्यूज भी ऐड करूंगा। देखते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जैसा आप चाहो। जनता जनार्दन, राइट, डेमोक्रेसी, आई वॉन्ट 10,000 यस। जब तक नहीं आएंगे तब तक आराम से बैठे रहेंगे, तब तक सबकी पॉलिटी जिस तरह से अब चल रही है वैसे ही चलती चली जाएगी। आज का वीडियो इज द चैलेंज। सब लोग रेडी हो जाओ, ओके। चाहे तो नोटबुक में आंसर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्विकली आंसर्स देने हैं, ऑलराइट। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल ऑफ देम। डे 20 पहला क्वेश्चन आते हुए, मैं बोर्ड पर नहीं आ रहा हूं, तुम सामने सामने से पढ़ते हुए चले जाओ। Which of the following judgments of the Supreme Court can be credited to be the birth of basic structure doctrine? हिंदी में भी मैं पूछ रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से किसे मूल संरचना सिद्धांत के जन्म का श्रेय दिया जा सकता है? तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, या फिर IR कोहेलो केस। 60 सेकेंड्स, नॉट अ सेकेंड हेयर, नॉट अ सेकेंड देयर। जल्दी से। Which of the following judgments of the Supreme Court can be credited to be the birth of the basic structure doctrine? सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय को मूल संरचना सिद्धांत के जन्म का श्रेय दिया जा सकता है? तुम्हारे पास है अभी 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स, जल्दी 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 आंसर दो। ABCD। मैंने हिंदी में भी इसको अनुवाद कर दिया ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप हरी अप हरी अप। आंसर देने बड़े जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्रेडिटेड टू बी द बर्थ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? और आंसर अगले 3 सेकेंड में आते हुए, आंसर ऑफ कोर्स इज केशवानंद भारती केस। फटाफट अपने आप को मार्क्स दो। अगर तुम्हारा ठीक आ रहा है तो +3 देना, अगर रॉन्ग आ रहा है तो -1 देना, और अगर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे किसी वजह से तो 0 करना। मुझे लास्ट में अपने मार्क्स बताना। अगला क्वेश्चन आते हुए तुम्हारी तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्रेडिटेड टू बी द एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? वर्ड देखो क्या है, एवोल्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से किसे मूल संरचना सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया जाता है? जजमेंट्स का चॉइस वही है, ABCD, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, IR कोहेलो। 60 सेकंड मिल रहे हैं, 15 सेकंड निकल चुके हैं, 45 सेकंड बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर दो। ABCD। हरी अप 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 हरी अप। आप करीब करीब 20 सेकंड रह गए। सोचो ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से किसे मूल संरचना सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया जाता है? इट इज डिफरेंट। ऑलराइट, आंसर ऑफ कोर्स इज द मिनर्वा मिल्स केस। सो आंसर सी है, मिनर्वा मिल्स केस। जिन लोगों ने आंसर दे दिया है +3, -1 और 0। जैसे जैसे हम सीरीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम और इजीली आंसर दे पाओगे। अभी के लिए कोशिश करो, देखो तुम्हारे क्या स्कोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंज ऐसा चुनौती है। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद, मैं फिर से लाइन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू लॉज इन द 9th शेड्यूल? सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से कौन सा निर्णय 9वीं अनुसूची में कानूनों के लिए न्यायिक समीक्षा की सीमा से संबंधित है? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, IR कोहेलो केस। 40 सेकेंड, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। 40 सेकेंड। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली अभी तक हमारे इस सीरीज में नहीं हुए हैं, ये एडवांस लेवल भी है, तो सबको बुला लो जो अपने आप को बहुत बड़ा थुर्रम खान समझता है कि भैया हम तो सारे क्वेश्चंस को आंसर दे देंगे। ये तुम्हें एक्चुअली टेस्ट कर जाएगी ये सीरीज। ये एक वीडियो तुम्हें एक्चुअली बता देगी कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। 10 सेकेंड रह गए हैं। जुडिशियल रिव्यू का 9th शेड्यूल से रिलेटेड कौन सा केस है? केस है
IR कोयलो केस ऑफ 2006 2007। और ये केस में कभी कभी IR कोयलो केस ना लिखकर वामन राव आएगा तो भी आंसर सेम ही है। मैं फिर बोल रहा हूं, कभी कभी IR कोयलो की जगह वामन राव केस अगर लिख भी दिया तो भी याद रखना वो भी यही है। ओके, ज्यादा उसे कभी कभी यूपीएससी ये पूछ लेता है कि यार वामन राव केस क्या है, बोलना सेम ही है, ऊपर वाला है, मतलब सेम, मतलब उसका थॉट प्रोसेस वॉज सेम, राइट, रेशियो वॉज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिलेटेड टू द फ्रेज, और ये लाइन डाला हुआ है मैंने, ऐसे नोटिस करो, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से कौन सा मौलिक अधिकार पवित्र है, वाक्यांश से संबंधित हो सकता है? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या फिर IR कोयलो केस? सोच समझ के आंसर देना है जल्दी से, अब रह गए 40 सेकेंड, हरी अप। मैं when I'm saying the word fundamental rights are sacrosanct, और जब मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला, मींस आई वांट देम एग्जैक्टली। ओके, कि ऐसे वर्ड्स कहां पे यूज हुआ था, कहीं तो यूज हुआ था सर, बड़ा फेमस। ये मेरे को लगता है ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिए ऐसा एक छोटा सा इमोजी भी बना दिया ताकि यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। 5 सेकेंड और है, हरी अप, ABCD एंड आंसर ऑफ कोर्स द वेरी फेमस केस कॉल्ड एज गोलकनाथ केस। सो ये गोलकनाथ केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11 जज बेंच ने इसको बोला था कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सेक्रोसैंक्ट, यहां से ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की कहानी पलटी थी। नेवर माइंड, अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है, लेट्स यूज द टाइम टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, फिर से मैं, अब तुम समझ गए ना जैसा वर्ड होगा, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से किसे माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या फिर IR कोयलो केस? जल्दी से आंसर दो, यू हैव 45 सेकेंड्स, जल्दी 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 जल्दी। Which of the following judgments of the Supreme Court held that preamble is a part of the Constitution? सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कहां बोला प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि इससे पहले जरूर कभी ना कभी बोला गया होगा कि प्रस्तावना हिस्सा नहीं है। यस, यू हैव लेस देन 5 सेकेंड्स नाउ। आंसर ऑफकोर्स बहुत फेमस है, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि यह बात केशवानंद भारती केस में बोली गई थी। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम यह बात बोली थी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक बड़ा फेमस केस था विच वाज कॉल्ड एज बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक उल्टा बोला था और बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड, दे आर वेरी ऑफन आस्क्ड, मेक श्योर दैट यू नो दिस। तो आज मैंने केशवानंद भारती केस का 2 तुम्हें बात बता दी है। अगला क्वेश्चन आते हुए, which of the following articles of the constitution can amend the fundamental rights of the citizens? ध्यान से, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? 368, 32, 21, 226, अनुच्छेद 368, 32, 21, 226। जल्दी थे, 40 सेकेंड्स। कर सकता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, अगर फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, मौलिक अधिकार अमेंड हो सकते हैं, तो कौन से आर्टिकल से होंगे, कौन से आर्टिकल की पावर यूटिलाइज की जाएगी? एंड द आंसर ऑफ कोर्स, यार जिससे बाकी सब करते, तो बाकी सब भी तो 368 से ही करते हैं ना, तो मौलिक अधिकारों को भी वैसे ही अमेंड किया जाएगा। जो किए जा सकते हैं वो 368 से किए जा सकते हैं, जो नहीं किए जा सकते वो ऐसे भी नहीं किए जा सकते। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू रैप योर हेड अराउंड दिस वन क्वेश्चन। अरे अपने अपने टोटल करते हुए चले जाओ भाई लोग। ओके, +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 अगर अनअटेम्प्टेड है। मुझे लास्ट में ना पूरा अपना हिसाब किताब बताना, ठीक है? मैं पूछूंगा। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस?
संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करता है, एज एन यूटिलाइज करता है? हाउ डू यू एनफोर्स इट अगर कोई नहीं यूज करने दे रहा तो? 368, 32, 21, 14। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन। 40 seconds. Come on, guys. You can do it. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Which of the following articles of the Constitution can enforce the fundamental rights of the citizens? Enforce की बात हो रही है. 10 seconds more. Come on, everyone. Or answer of course here is Article 32. Answer of course is B. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. तुम्हें याद होगा एक होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तुम्हें याद होगा. सो दिस इज अ राइट टू एनफोर्स राइट्स. हाँ बिल्कुल सही बात है सर. सो 32 बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था. अगर तुमने ये आंसर दिया मेरी तरफ से एक चॉकलेट है तुमको. अगला क्वेश्चन. Which of the following judgments of the Supreme Court is an example of retrospective application of constitutional laws? सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय संवैधानिक कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? भाई क्या क्वेश्चन है. इसको अपने आप में एक मेडल मिलना चाहिए. गोरखनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, आयर कोयलो केस. 40 सेकेंड है. गो फॉर इट. गो गाइस गो. डू इट. Which are the following judgments of the Supreme Court? तो मैंने इसमें जानबूझ के हिंदी और इंग्लिश दोनों को कर दिया ताकि हिंदी वाले हमारे दोस्तों को कोई तकलीफ ना हो. तुम्हें कोई पढ़ाता नहीं था ना, अब देखना रिजल्ट आएगा. ओके अब तुम तोड़ फोड़ करने वाले हो एग्जाम में. कम ऑन गाइस. सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस है? यू स्टिल हैव अबाउट 10 सेकेंड्स. कम ऑन गाइस, डू इट. एंड द आंसर, इनफैक्ट मैंने जो तुमको थोड़ी देर पहले बताया था ये वही है. आईआर कोयलो केस. ये आयर कोयलो केस 2006-2007 की जजमेंट है. ओके सो 2006-2007 की ये जजमेंट को एक्चुअली जब अप्लाई किया गया तो उस दिन को अप्लाई किया गया जिस दिन केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी. केशवानंद भारती की जजमेंट 1973 में आई थी. 1973 24 अप्रैल 1973 में आई थी. सो यू हैव टेकन दिस जजमेंट. तो 2007 की ये जजमेंट और अप्लाई की है पीछे, इसीलिए उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस. मैं इसको सब डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना. फॉर दोस्त जिनको नहीं आ रहा है, ओके जो आगे एडवांस स्टूडेंट्स है वो आंसर देने की कोशिश करे. राइट टू डाई विद डिग्निटी इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? गरिमा के साथ मरने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गारंटी है? 14, 25, 21, 32. ओहो आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं. इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर इस टाइम का 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम देखोगे तो इस टाइम तुम्हें एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज दिखी कि इस टाइम उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को कौन से आर्टिकल में वो पूछ लिया. इनफैक्ट आप मेरे सारे के सारे प्लस स्टूडेंट्स को पूछ लो कि हमने कितना डिटेल में ये आर्टिकल 21 को किया. इनफैक्ट मैंने ज्यादा नहीं तो 10-12 तो स्पेशल क्लासेस ली होगी क्योंकि मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है, बिकॉज दैट इज वेयर आई प्रैक्टिस. तो मुझे पता होता है what is happening where. So answer of course here is Article 21. So Article 21, अब ध्यान से सुनो, घबराना मत. कभी पूछा राइट टू प्राइवेसी कहां से आ रहा है? ओके निजता का बोलना 21. राइट टू डाई विद डिग्निटी 21. राइट टू चेंज वंस फेथ, अपना धर्म परिवर्तन करने का, विश्वास बदलने का 21. ज्यादातर चीजें जो पर्सनल राइट्स की बात हो रही है ना, ये जो राइट्स होती है जो इंसान को ह्यूमन लाइफ चॉइस विद चॉइस एंड डिग्निटी देता है, ओके ये सब 21 से आता है. सो याद रखना. ओके और इसके लिए जो लैंडमार्क जजमेंट्स है वो ऑब्वियसली मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस. अगला क्वेश्चन. ऑलराइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन टू द अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से सुनो. निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति की सीमा है? नाउ इट मे बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. क्या इसका वही मतलब है? हाँ करीब करीब वही है कि संशोधन शक्ति तो है 368 की, लेकिन
उसकी लिमिट है, वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते सर? ऑल फंडामेंटल राइट्स, बी एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मैंने हिंदी में बोला हुआ है, संविधान की आवश्यक विशेषताएं, डीपीएसपी तुम्हें मालूम ही है, ओके, एंड प्रीएम्बल दैट इज द प्रस्तावना। तो इनमें से कौन अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एज अ होल? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, डिफिकल्ट तो लग रहा है। और इसका आंसर आने के लिए मुझे चाहिए, अब कितना टाइम चाहिए सर? मुझे चाहिए 20 सेकेंड्स। हरी अप गाइस, कम ऑन, डू इट। पहले सोचो, ठीक है, जल्दबाजी में मत आंसर दो, ओके, मेक श्योर कि एक्यूरेसी मेंटेन करो। सोचो, ये एग्जाम में चल रहा है। आंसर ऑफ कोर्स इज बी, एसेंशियल फीचर्स। तो ये कौन सी जजमेंट है? आंसर में लिखा सर केशवानंदा भारती जजमेंट है। केशवानंदा भारती जजमेंट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी द लिमिटिंग पावर टू आर्टिकल 368, इट हैज टू बी द एसेंशियल फीचर्स। इन अदर वर्ड्स, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, कैन डू एनीथिंग, बट कैन नॉट वायोलेट, किसके खिलाफ नहीं जा सकते? एसेंशियल फीचर्स, मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकते। विल गेट इनटू दिस, इनफैक्ट मैंने बेसिक स्ट्रक्चर का तो पूरा तुमको क्लास पढ़ाई है। लेट्स सी इफ यू लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। अरे ये दोबारा आ गया, सॉरी, अरे ये भी दोबारा आ गया। हाँ, अब इजी क्वेश्चंस, ये इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चन। सब्जेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया आर नोन एज, उस देश के, अब विषय नहीं होता यार, मैं यू नो देयर इज लॉस्ट, नागरिक, ओके, उस देश के नागरिक, ओके, जो भारत के साथ युद्ध में है, उन्हें क्या बोला जाता है सर? उनको बोला जाता है भारत के नागरिक, उनको बोला जाता है शत्रु एलियंस या फिर एनिमी एलियंस, फ्रेंडली एलियंस या फिर शरणार्थी या फिर रेफ्यूजीज। तो क्या अचानक क्वेश्चन चेंज कर दिया? मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। 40 सेकेंड, हरी अप, गो फॉर इट। सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री, हरी अप हरी अप, इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री, उसको, ये आजकल कंप्यूटर्स है ना सर, तो इनको थोड़ा ठीक से पॉलिटी आती है। कंप्यूटर्स को पॉलिटी आने लग गई तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? ओके, इसका मतलब होता है नागरिक, ओके, लॉ की अपनी भाषा होती है। क्या बोला जाता है जिनके साथ युद्ध है, इस टाइम पे युद्ध चल रहा है? कम ऑन गाइस, डू इट, यू हैव 10 मोर सेकेंड्स, हरी अप। सर उनको बोलते हैं एनिमी एलियंस। क्या बोलते हैं उनको? एनिमी एलियंस, शत्रु एलियंस। वर्ड है, ध्यान से सुनना, यहां पे की वर्ड समझो। अगर मैं जब मैं पढ़ा रहा होता ना, तो मोर ऑफन देन नॉट मुझे ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, सर मैं उनसे पूछता हूं कि कौन है एनिमी एलियन, तो बहुत सारे लोग बोलते सर पाकिस्तान के सिटीजन एनिमी एलियन है। नहीं, मतलब आज की डेट में इस समय पे क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ युद्ध में है? नहीं है, राइट, एज एन डिक्लेयर्ड वॉर। प्रॉक्सी वॉर अलग बात होता है, डिक्लेयर्ड वॉर है, नहीं है। तो जब तक डिक्लेयर्ड वॉर नहीं होगा, ओके, तब तक उनके सिटीजन्स को हम शत्रु एलियंस नहीं बोलते। और वो भी तब तक ही चलता है जब तक कि वो डिक्लेयर्ड वॉर चलता है। वॉर खत्म, शत्रु एलियंस वाला हेडेक खत्म, राइट? सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन करते, सब्जेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री दैट आर फ्रेंडली विद इंडिया नोन एज, उस देश के नागरिक, नागरिक है ये, ठीक है, उस देश के नागरिक जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण है, उन्हें क्या बोला जाता है? भारत के नागरिक, शत्रु एलियंस, फ्रेंडली एलियंस या फिर शरणार्थी या रेफ्यूजीज? कम ऑन गाइस, डू इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस। सो बोथ इंग्लिश हिंदी, तुम्हारा मैं सोचो इंग्लिश वर्सेस हिंदी का एक कंपटीशन करा देता हूं, देखते हैं इंग्लिश एस्पिरेंट ज्यादा तेज है कि हिंदी वाले। तो जब टोटल मार्क्स डाल लोगे ना, तो लिख देना हिंदी वाला एस्पिरेंट, हिंदी एस्पिरेंट फुल मार्क्स या टोटल मार्क्स जो भी है, और इंग्लिश एस्पिरेंट अपने फुल मार्क्स बताना। फिर हम टोटल करेंगे, देखेंगे कि इंग्लिश वालों के कितने आते हैं और हिंदी वालों के। कम ऑन गाइस। और आंसर ऑफ कोर्स सर वो शत्रु थे तो ये फ्रेंडली होंगे। हाउ सिंपल कैन दैट बी? ओके, तो अगर मेरे सिंगापुर के मेरे दोस्त हैं, ओके, मैंने कहा सिंगापुर वाले दोस्त है, तो सिंगापुर का जो दोस्त है वो सिंगापुर का देश के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वैसे भी हमारे साथ युद्ध में नहीं है, तो सिंगापुर का जो बंदा होगा, जो नागरिक होगा, वो हमारा फ्रेंडली एलियन होगा। ओके, है वो एलियन क्योंकि वो हमारे देश का नहीं है, लेकिन हैविंग सेड सो ही विल बी अ फ्रेंडली एलियन। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 15 का फंडामेंटल राइट्स याद करो फटाफट। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू
अनुच्छेद 15 के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में किसके लिए उपलब्ध है? केवल यहां पर ओनली है, प्लीज याद रखना, भारत के नागरिक केवल, शत्रु एलियंस केवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये शरणार्थी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। मेरी बात समझ आई? तो या क्या ये सबको अवेलेबल है कि ए बी सी को अवेलेबल है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। भारत के नागरिक ओनली, शत्रु एलियंस या फ्रेंडली एलियंस, या फिर सबको अवेलेबल है? जल्दी से आंसर दो, 30 सेकेंड्स, कम ऑन गाइस, डू इट। एंड द आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। फिर से क्या बोला? अब मैं हिंदी में इसको एग्जैक्टली अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स पर सिटीजन्स, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसके लिए? सिटीजन। तो आर्टिकल 15 खोल के देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खोल के देखो, तुम्हें आंसर मिलेगा सिटीजन, राइट। सो आर्टिकल 15, इस तरह से आर्टिकल 16 भी, 16 भी सिटीजन के लिए। द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर सिटीजन्स, राइट। तो ये सिटीजन के लिए, सिटीजन केवल नागरिकों के लिए होता है। ये भेदभाव वाला जो प्रोटेक्शन मिला है आर्टिकल 15, 16 का, ये सिटीजन है। बहुत ही प्यारा आंसर है। जरा एक बार मार्क्स करना, +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर और 0 अनअटेम्प्टेड। और अब मैं ना ये भी डिवाइड करो, अपने मार्क्स लिखते टाइम लिख देना हिंदी, ताकि मुझे पता चले हिंदी एस्पिरेंट का टोटल क्या आ रहा है, और अपने मार्क्स के आगे लिख देना इंग्लिश, ओके, यानी कि बाइलिंगुअल ऑब्वियसली। तो तुम लोग, मुझे पता चले, तो मुझे लास्ट में ये पता चलेगा कि हिंदी वाले कहां तक जीत रहे हैं और इंग्लिश वाले कहां तक जीत रहे हैं। लेट्स गो फॉर इट, कम ऑन गाइस, लेट्स डिफीट द डम कंपटीशन, हरी अप, लेट्स गो। आर्टिकल 29 एंड 30 फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू। अनुच्छेद 29 और 30 मौलिक अधिकार निम्नलिखित में किसके लिए उपलब्ध है? फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, ओके, ये आई थिंक फिर वो है, ये ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव मतलब बाकी ऊपर वाले सारे, ओके। भारत के नागरिक ओनली, शत्रु एलियंस, फ्रेंडली एलियंस, या ऑल ऑफ द अबव? सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, एनिमी एलियंस, फ्रेंडली एलियंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? कम ऑन गाइस, डू इट गाइस, कम ऑन, यू हैव 30 मोर सेकंड्स, हरी अप। आर्टिकल 29 एंड 30, बेटा ये सारी चीजें पता चल गई ना, कि यूपीएससी को पता चल गया ना मैं तुम्हें ये सब पढ़ा रहा हूं। अगला एग्जाम में उनको, तुमको कुछ और ही पूछना पड़ जाएगा। कम ऑन गाइस, डू इट। तुम्हें भी पता तो चले क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। आंसर फिर से याद रखना, एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जिस तरह से 15 है, वैसे ही यहां पर 16 भी है, 29 एंड 30 में भी वर्ड सिटीजन यूज किया गया, नागरिक। आज खोल के देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन, once you open it, you go through it, scan through it also, तो तुम्हें सिटीजन है। तो 15 में भी, 16 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 29 में भी और 30 में भी वर्ड सिटीजन मिल रहा है। कम ऑन गाइस, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन सिटीजन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक, ए एंड बी दोनों, ऊपर में से कोई भी नहीं। कम ऑन गाइस, डू इट, 40 seconds, 40 seconds, 40 seconds, 40 seconds, 40 seconds. Article 21 fundamental rights are available too. Come on guys, come on, let's do it. All right. अब याद रखना, मैंने वैसे तुम्हें हिंट तो दे दी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया था, ओके। जिस तरह से सिटीजन वर्ड यूज किया गया ना, सिटीजन इन द टर्म्स ऑफ 15, 16, 18, 19, 29, 30, 18 सब क्लोज टू में बाय द वे,
तो 21 में ये नहीं लिखा हुआ, 21 में लिखा है पर्सन, उसमें लिखा नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वर्ड क्या आया? पर्सन। अब पर्सन क्या होता है? व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, सिटीजन हो, नागरिक हो या बाहर का हो, एक ही बात है, पर्सन है। सो यहां पर है पर्सन, इन अदर वर्ड्स इट्स अवेलेबल टू एवरीवन, ऑलराइट। सो बोथ ए एंड बी। एंड फटाफट मार्क्स बताना, मार्क्स हिंदी, मार्क्स इंग्लिश, टोटल का हिसाब +3 -1 0। कम ऑन गाइस, देखते हैं लॉस में जीतता कौन है। बहुत ही बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन आते हुए, आर्टिकल 22 विच इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू। अनुच्छेद 22 जो कि गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन सिटीजन, एनिमी, एलियन, नन ऑफ द अबव। तो कैसे कैसे क्वेश्चन है? चैलेंज है बेटा, 40 सेकेंड। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आर्टिकल 22 जो है, विच इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जो नाम है उसका, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन ये किनको उपलब्ध नहीं है, किनके लिए ये अवेलेबल नहीं है? सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन सिटीजन, एनिमी, एलियंस या फिर नन ऑफ द अबव। कम ऑन गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर है एनिमी, एलियंस। क्या बात करो, सोच कर देखो, जस्ट इमेजिन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जी इतने टाइम पे ना पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, इतना सारी रक्षाएं दी जाएगी, 24 घंटे का टाइम मिलेगा, ऑल ऑफ दैट। ओके, ये सब किसको अवेलेबल होना चाहिए? यार आम लोगों को तो होना चाहिए। लेकिन मान के चलो, मैंने क्या बोला था, शत्रु एलियंस क्या होते हैं, एनिमी एलियंस कौन से होते हैं? जी एनिमी एलियंस वो होते हैं जो कि ना इस टाइम पर उस देश के नागरिक जो इस टाइम पर हमारे साथ युद्ध कर रहे, जैसे मान के चलो पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध चल रहा था 1971 का युद्ध, अब वहां से कोई जासूस वासूस बन के आ गया और वो एनिमी एलियन है और वो इंडिया में सैबोटाज कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तुम्हें लगता है हमें उसको भी यही सब देना चाहिए जो सेफगार्ड आम लोगों को, आम सिटीजन को देना चाहिए? सर्टनली नॉट। सो हम उन लोगों को कोई इस तरह का देते ही नहीं, बोले पकड़ो इसको, ओके ये देश के खिलाफ काम कर रहा है। सो एनिमी एलियंस को आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन नहीं है। अब आंसर देते, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू, ये तो सबको मालूम है। अनुच्छेद 14 के तहत जो समानता का अधिकार है, ये किसके लिए उपलब्ध है? सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, फॉरेन सिटीजन के लिए, बोथ ऑफ द अबव के लिए, नन ऑफ द अबव के लिए? फिर से मैं इसको, मैं उम्मीद है, मेरे को लगता है ये कहां गया, सबको हिंदी समझ में आ गई। सिटीजन का मतलब हो गया भारत के नागरिक, फॉरेन सिटीजन का मतलब हो गया विदेशी नागरिक। तो मैं चॉइसेस नहीं बदल रहा हूं, ओके। तो मैं थोड़ी सी, भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक, बोथ, नाइदर, दोनों नहीं। समझ गए? तो इतना मुझे उम्मीद है कि मेरे हिंदी दोस्तों को ये सब तकलीफ नहीं होगी। तो किसको अवेलेबल है? डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा, ये सब क्वेश्चन आते हैं, अब तुम्हें पता चलेगा पॉलिटी पढ़ते कैसे है। टाइम पास क्वेश्चन करने से नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये किसके लिए? केवल सिटीजन्स के लिए क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, ये दोनों के लिए है, पर्सन के लिए अवेलेबल है। द स्टेट शैल नॉट कॉज डिस्क्रिमिनेशन इन द आईज ऑफ लॉ, राइट। तो ये क्या है? इट विल बी ट्रीटिंग इट विद इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन, वर्ड क्या हो गया? व्यक्ति, यानी कि सिटीजन भी हो सकता है, भारत का नागरिक भी हो सकता है और गैर नागरिक भी हो सकता है। वेरी नाइस, बहुत ही खतरनाक कंपटीशन होने वाला है। डैश, ये फिल इन द ब्लैंक है, ओके। रिक्त स्थान है, स्कूल में आता था ना, हाँ सर, रिक्त स्थान। डैश ओ सर्टन फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स इंडियन स्टेट, फिल इन द ब्लैंक। फिर से ब्लैंक, भारतीय राज्य के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करते कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन सिटीजन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फिर से बोल लेता हूं, ओके। भारत के नागरिक, भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक, बोथ या फिर नन। हरिया, ये बहुत बार हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया, सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन सिटीजन, बोथ ए एंड बी। ऊपर देखो, ऊपर तो पूरी तरह से अनुवाद हुआ है, ओके, गो फॉर इट।
डैश ओ सर्टन फंडामेंटल ड्यूटीज किसके ऊपर लागू होता है, मौलिक कर्तव्य किसको करने होते हैं, कम ऑन गाइस डू इट, यू स्टिल हैव अबाउट 10 सेकेंड्स। क्या सिटीजन्स को करना होता है कि फॉरेन सिटीजन्स को करना होता है, बोथ को करना होता है या फिर नन ऑफ द अबव। फिर ऐसे एक बात सोचने वाली है, कभी कभी हम भी दिमाग लगाते हैं कि फॉरेन का सिटीजन, अमेरिका के सिटीजन हमारे तरफ फंडामेंटल ड्यूटी क्यों रखेगा ना सर। हाँ ये बात भी सही है, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते सर, हम ऐसे ही आंसर दे देते, आंसर ऑफ कोर्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा देते कि यार मौलिक कर्तव्य है, उसका हमारी देश की तरफ मौलिक कर्तव्य होगा कि उसको अपना डोनाल्ड ट्रंप संभालने का है। हाँ सर उनको तो अपना डोनाल्ड ट्रंप संभालना है। ऑलराइट गो फॉर इट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया डैश इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर से रिक्त स्थान है भारत में, ये भी रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक। ओके, भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है कौन, ए नेचुरल या फिर बर्थ सिटीजन, भारत के प्राकृतिक या जन्म वाले नागरिक, जो जन्म हुआ देश में इसलिए वो देश का नागरिक बने। दूसरा नेचुरलाइज सिटीजन, भारत का देशीयकृत नागरिक, बाहर से लेकर आए हमने उनको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया, आइदर दो में से कोई भी या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन इंडिया डैश इज एलिजिबल, बेटा ये क्वेश्चन है 5 स्टार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं 5 स्टार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते ना एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा जलजले आ जाते हैं। ओके सर, फिर ये क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर की देते टाइम ना लोगों को खून के आंसू रोने पड़ते कि भाई ये क्या पूछ लिया यार। ऑलराइट, ये क्वेश्चन का आंसर दो, यू स्टिल हैव अबाउट, सोच लो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ओके, यू स्टिल हैव अबाउट 10 और सेकेंड्स लेफ्ट, हरी अप। और हिंदी वर्सेस इंग्लिश चल रहा है, कम ऑन गाइस डू इट। और आंसर ऑफ कोर्स इज सी, व्हाट, यस। इंडिया में प्लीज याद रखो, इंडिया में हम इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं करते कि कौन जन्म से नागरिक है और किसको नागरिकता दी गई है। there's a huge difference, right? So there is one person who's born in India, and then there is a host of varieties of getting India में या जन्म से by birth, citizenship amendment act या citizenship act of 1955, that's okay, that's a natural citizen। लेकिन हमने क्या किसी को naturalization से दिया हुआ है and again under citizenship act 1955, तो भी वो एलिजिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? तो एक बीच में एक राजनीतिक डिस्कशन बड़ी चल रही थी इस बारे में, मैं तो राजनीति से कोसों दूर रहता हूं, लेकिन वो राजनीतिक डिस्कशन इसी बात पे चल रही थी कि क्या वो जो कि नेचुरलाइज सिटीजन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ऑक्युपाई कर सकते हैं या नहीं। आई डोंट इवन नो क्या बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, राइट टू इक्वालिटी, अरे ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, फिर से आ गया, ये फिर आ गया, क्या हो रहा है। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किसके लिए उपलब्ध है, सिटीजन्स, फॉरेन सिटीजन्स, एनिमी एलियंस, ऑल ऑफ द वर्ल्ड। यार अब तो मैं कई बार बता चुका हूं, ओके, तो ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, सब भारत के नागरिक, भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक, शत्रु एलियंस या फिर सभी। कम ऑन गाइस डू इट, do it, do it. You have 30 odd seconds. Fundamental right to freedom of speech and expression is available to. Come on guys, come on. Do it. और अब याद हो गया ना तुम्हें, आर्टिकल 15 किसके लिए है, आर्टिकल 15 सर सिटीजन्स के लिए, आर्टिकल 16 भी किसके लिए, सर सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए, 18 किसके लिए, नागरिकों के लिए, 19, 18 सब क्लोज टू, नॉट द एंटायर वन, 19 इनके लिए भी, उसी तरह से 29 भी और 30 भी। तो ये किसके लिए हो गया सर, ये हो गया सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। फटाफट मार्क्स दो अपने आप को, +3 -1 0। हिंदी ग्रुप अपना नाम के आगे हिंदी लिखो और टोटल लिखो, और इंग्लिश ग्रुप अपने मार्क्स से आगे लिखो टोटल। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का मौलिक अधिकार किसके लिए उपलब्ध है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉरेन सिटीजन्स, एनिमी एलियंस, ऑल ऑफ द अबव, भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक,
दुश्मन एलियंस, शत्रु एलियंस, या ऑल ऑफ द अबव? अब तुम सोच रहे हो ये जो चैलेंज भी हो रहा है ये भी एक पढ़ाने का स्टाइल है। एक ही चीज को इतने बार पढ़ा रहा हूं ताकि यहां से भी तुम सिर्फ एबीसीडी करके नहीं निकले हो, तुम एक्चुअली कुछ सीख के निकले हो। कम ऑन गाइस, डू इट। अब तो दिमाग लगा लो, मैंने तुमको एक बहुत अच्छा हिंट दिया है, अभी अभी 2 सेकंड पहले मैंने तुम्हें बताया था। यू स्टिल हैव अबाउट 20 सेकंड्स टू गो। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू, किसको अवेलेबल है? हरी अप, गो 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 गो। सर अभी आपने बोला था 15 सिटीजन, 16 सिटीजन, ये क्या है? 16 फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 है, 16 हैज टू बी अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब समझ में आ गया, पढ़ने का एक स्टाइल होता है, पढ़ाने का एक स्टाइल होता है, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। फोकस ऑन टारगेट, हमें एग्जाम क्रैक करनी है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन भी देखा देखा सा लग रहा है, देखा है कहा? मैंने तो पूछा ही नहीं। फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल टू भारत के नागरिक, विदेशी नागरिक, दोनों या कोई भी नहीं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निम्न के लिए उपलब्ध है। कम ऑन गाइस, सर ये आपने पूछा था। ये पूछा था मैंने, सर आपने पूछा था। मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, हाँ सर आपने पूछा था सर। मैंने कब पूछा था? सर आपने आर्टिकल 21 पूछा था। आर्टिकल 21 ही तो होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा समझ में आ रहा है। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी सर सिटीजन ऑफ इंडिया को भी अवेलेबल होते हैं और फॉरेन सिटीजन को भी अवेलेबल होते हैं। पर्सन वर्ड लिखा होता है, क्या लिखा होता है? पर्सन। ओके, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो अब देखा मैंने तुम्हें कैसे किया। मैंने पहले तुमको आर्टिकल 21 पढ़ा दिया, 19 पढ़ा दिया, 15, 16 और फिर मैंने उसके हेडिंग्स भी पढ़ा दिए। इस तरह से तुम जब मर्जी रिवाइज कर पाते हो, तुम्हारे सारे दोनों काम हो जाते। अगला क्वेश्चन खत्म है। यार 21 पे एंड करना पड़ा जरूर। सबसे पहले मुझे मार्क्स बताओ, जल्दी जल्दी मार्क्स बताओ। +3, -1 और 0, और उसके आगे लिख लो कि तुम हिंदी एस्पिरेंट हो, इंग्लिश एस्पिरेंट हो, और ताकि मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि ना टोटल करके देखते हैं अभी कौन जीत रहा है। एक और सवाल जाते जाते, क्या आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर मैं 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी पूरा पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन पढ़ाओ? ऐसा मैं 2019 में जब मैं नया नया अनअकैडमी ज्वाइन किया था तब मैंने ये सीरीज बताई थी। आप सब लोगों ने 99.9% इंडिया के एस्पिरेंट्स ने ये देखी है। 6.3 मिलियन व्यूज, 63 लाख व्यूज। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो 10 लाख लोग हर साल एग्जाम देते हैं, ऑलराइट, और 5 साल पुराना ये वीडियो है, ऑलराइट। तो 5 उससे ज्यादा 50 लाख होने चाहिए, तो 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है। अब बाकी तो कोई देखेगा नहीं, ओके, कि देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं। हाँ सर, यूएनओ वाले भी देख रहे होंगे। नहीं, यूएनओ वाले तो नहीं देख रहे होंगे, बट थैंक्स, ओके, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया कि आप लोगों ने ये सब इतना सपोर्ट किया। लेकिन अब बात यह है कि अब 7th एडिशन आ गई, और दूसरा यह है कि इस टाइम मैंने एक बीड़ा उठा रखा है कि मैं हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहूंगा। सो मैं 7th एडिशन इंग्लिश एज वेल एज 7th एडिशन हिंदी दोनों पढ़ाने का इच्छा रखता हूं। लेकिन सवाल यह है कि तुम मेरे को चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है, काफी मोटी बुक है। अगर मैंने शुरू करूंगा तो मुझे खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने और शुरू करने के बीच में अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सॉरी यार, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो। ओके, वो भी काफी कारगर है, ये भी काफी कारगर है, तो मैं ऐसे चला के रखूंगा रादर देन वर्किंग ट्वाइस एज हार्ड एंड गेटिंग हाफ द रिजल्ट। मेरे को वैसे नहीं करना। लेकिन अगर तुम्हारा येस है, अगर तुम हाँ बोल रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में हाँ बोलो। मैं अनअकैडमी की टीम को बोलूंगा, जिस दिन 10,000 लोगों ने हाँ बोल दिया, टोटल मिला के 10,000 लोग हाँ होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा यार ऑडियंस है जो देखना चाहती है, ओके, जो सीखना चाहती है। अगर मुझे 10,000 आ गए तब ही मैं ये स्टार्ट करूंगा। तो 10,000 कमेंट्स है, तब तक ये जो चल रही है जीरो टू हीरो सीरीज वैसे चलती रहेगी। अगर 10,000 जिस दिन टच हो जाएगा उस दिन मैं लक्ष्मीकांत की ये सीरीज तुम्हारे लिए ले आऊंगा।
Simple. I hope fair and square. Okay, there is no fair deal, I guess. Everyone is very clear. मेरी तरफ से ये ऑफर आपके लिए है, आपकी तरफ से हाँ होगा जी सदके. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. और अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, आपको मालूम है मेरा कोड है SIDLIVE, SIDLIVE. और कल मिलते हैं 5 बजे as soon as possible. जो क्वेश्चंस आज किए हुए इनको रिवाइज कर लेना. And I'll see you next time. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.